हेलो फ्रेंड्स, हम जो है हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले के जो टॉपिक है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार का एक और आधार वर्ण था। क्या था? वर्ण। ठीक है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शत्रुओं के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसे हमेशा उसकी इच्छा सम्मिलित नहीं होती थी। मतलब उसे क्या करना पड़ता था? उन्हें तीनों वर्ण की सेवा करना पड़ता था। अब कोई भी समाज या फिर कोई भी व्यक्ति है वो किसी की सेवा करना नहीं चाहेगा। ठीक है, हालांकि तीनों वर्ण उच्च वर्ण के पुरुष के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी, लेकिन जो उच्च वर्ण जो रहते थे वो कुछ भी काम कर सकते थे। ओके, ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। ब्राह्मण जो और क्षत्रिय होते थे वो कैसे व्यक्ति होते थे? सबसे धनी व्यक्ति होते थे। साहित्यिक परंपराओं में पुरोहित और राजाओं का वर्ण मिलता है। जैसे राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं, पुरोहित भी सामान्य धनी होते। मतलब क्षत्रिय कौन होते थे? राजा होते थे। तो राजा लोग भी क्या होते? धनी होते। और जो ब्राह्मण होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी धनी होते हैं, क्योंकि उन्हें दान दक्षिणा मिलती है। एक और स्तर पर जहाँ समाज में ब्राह्मण दृष्टियों को धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में हिंसा तक बद्ध किया जाता है, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की है। अब वर्ण जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है, वहाँ पर ये ब्राह्मण की जो विचारधारा है इसको जगह तो मिली है, लेकिन बहुत सारे जो समाज है वो इनको कैसे देखते हैं? आलोचना प्रस्तुत करते हैं। मतलब इनकी बातों को वो नहीं मानते। ओके, बौद्धों ने इस बात को अंगीकृत किया और बौद्धों ने भी इसका विरोध किया है। उनका क्या कहना है कि यहाँ पर जो है कुछ भी चीज स्थित नहीं है। बौद्धों के जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, और ये जन्म पर आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा है इसको बौद्धों ने क्या किया? अस्वीकार किया है। ओके, अब एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। तो ये टॉपिक में क्या है? इस टॉपिक में है कि जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिनिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावना भी थी। कुछ लोग तो क्या होते थे? अपनी प्रतिष्ठा, मतलब उन्हें जो भी उनके पास संपत्ति वगैरह होती थी उस पर वो दावा करते थे। ठीक है, लेकिन और कुछ भी चीज थी। वह स्थिति जहाँ दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, वह कृपाण व्यक्ति अथवा जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था उसे घृणा का पात्र होता था। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो खुद को शक्तिशाली वगैरह मानते थे, लेकिन कुछ क्या होते थे? अपने लिए संपत्ति वगैरह संग्रह मतलब एकत्रित करते थे, उसे कैसा माना जाता था? घृणा का पात्र होता था। ठीक है, प्राचीनतम तमिलकम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा को मिलाकर तमिलकम बना है। प्राचीन तमिलकम एक ऐसे ही क्षेत्र जहां उपभोक्त आदर्शों को संजोए हुए हैं, वहां पर भी ऐसा है। जैसे हमने पढ़ा कि इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रसन्नता गाने वाले चरणों व कविताओं व आशीर्वादा होते थे। हमने यहाँ पर तमिलकम में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर सरदारियां होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती थी? गाने वाने गाती थी और अपने आशीर्वाद भी होते थे उनके। तमिल भाषा में संग्रहित साहित्यिक संग्रह में सामाजिक व आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण मिलता है। ओके, जो कि इशारा कराता है कि हाल में धनी और निर्धन के बीच विषमता थी। वो क्या इशारा कराता है? हमें तमिल में ग्रंथ मिला है, वो ये इशारा कराता है कि धनी और निर्धन जो लोग थे उनके बीच में क्या थी? विषमता थी। हमारे भी समाज में हम देखेंगे तो धनी और गरीबों में बहुत विषमता है। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण होता था उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वो मिल बांटकर उसका प्रयोग करें। मतलब जो लोग अमीर है उससे क्या अपेक्षा की जाती है कि उसके पास जितने भी संसाधन है वो उसका क्या करे? मिल बांटकर प्रयोग करे। ओके, अब हमारा पॉइंट है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या कीजिए। एक सामाजिक अनुबंधन, तो ये क्या है? बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। अब बौद्धों का क्या कहना है सामाजिक विषमता लेकर? तो इनकी एक अलग ही विचारधारा है। ठीक है,
साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधी को नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता होती है उस पर भी अपना दृष्टिकोण समान रखा है। इन्होंने क्या किया, अपना दृष्टिकोण जो है वो समान रखा है। सूत पिटक नामक एक ग्रंथ में एक मथन वर्णित जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति के लिए एक निर्भर लोक में रहते थे जहाँ प्राकृतिक से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के लिए भोजन की आवश्यकता होती थी। मतलब एक सूत पिटक में एक कहानी है जिससे क्या पता चलता है कि पहले मानव इतना विकसित नहीं था और ना ही वनस्पति जो है वो इतनी विकसित थी, बल्कि पहले क्या था कि लोग प्रकृति से केवल इतना ही ग्रहण करते थे जितना कि उन्हें आवश्यक हो, उसके ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन आज के समय पर हम देखें तो लोग बहुत लालची हो गए। वो क्या करते हैं, आज का तो ठीक, वो 4 दिन का भी पहले से ही इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था, उस टाइम लोग इतना ही रहते थे जितना कि उन्हें आवश्यकता हो। ओके, किंतु यह व्यवस्था क्रमश पतनशील हुई। यह जो व्यवस्था थी क्या हो गई, खत्म हो गई। मनुष्य अधिक से अधिक लालची, प्रतिहिंसक व कपटी हो गया। आज का मनुष्य भी ऐसा ही है, बहुत लालची, बहुत कपटी। ठीक है, इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे समाज का चयन करेंगे जो उचित बात पर क्रोध करे, जिसे प्रताड़ना की जाए। मतलब इन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सही बात पर क्रोधित हो। कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं जो फालतू में गुस्सा वगैरह करते हैं, लालची होते हैं, तो इन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। इन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गुस्से की बात पर गुस्सा करे, सबके अच्छे के लिए सोचे, ऐसा इन्होंने कहा है। इससे यह याद होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर भी निर्भर करता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि अब इन्होंने क्या बोला है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने। मतलब इससे क्या पता चलता है कि राजा का पद शायद ये लोग ही चुनते थे। तो इन राजा का जो पद होता था वो इन लोगों पर ही निर्भर होता था। कर वह मूल्य था। कर क्या होता है, तो कर वह मूल्य था जो राजा ये जो सेवा देता था इन लोगों को, उसके बदले में इनसे लेता था। ओके, यह मथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय क्रम का बड़ा हाथ था। ओके, उदाहरण के लिए यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में भी परिवर्तन कर सकते। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल। इतिहासकार और महाभारत, मतलब साहित्य के जो स्रोत है उसका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं इतिहास को जानने के लिए। तो हम इससे इतिहासकार और महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय उसके पहलुओं पर विचार करते हैं। अब इतिहासकार किसी चीज को जान रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके पहलू जो है उस पर विचार करेंगे तथा इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि यह ग्रंथ किस किस बात को वो देखते हैं इतिहासकार। तो वो पहले क्या देखते हैं कि यह किस भाषा में लिखा है, ये पाली में लिखा है, प्राकृतिक भाषा में लिखा है, तमिल में जो कि लोगों द्वारा बोली जाती थी, ठीक है, या फिर वो संस्कृत वशिष्ठ। उस समय संस्कृत को बहुत महत्व दिया जाता था और संस्कृत जो होते थे वो पुरोहित या फिर ब्राह्मण लोग ही खास या फिर जो खास वर्ण होता था वो इसका क्या करता था, प्रयोग लाता था। इतिहासकार ग्रंथ में इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि यह ग्रंथ जो है वो इसमें क्या मंत्र है, ये किस अनुष्ठान के समय पढ़ा जाता है, इन सब बातों की भी ये लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, और ये भी करते हैं कि जिसे लोग पढ़े सुन सके तथा दिलचस्पी की बात यह है कि इसे दोबारा सुनाया जा सके। इसके अलावा इतिहासकार के बारे में जानने का प्रयास भी करते हैं जिससे दृष्टिकोण विचार ग्रंथों का रूप दिया जाए। इन ग्रंथों में श्रोताओं का भी इतिहास का परीक्षण करते हैं। मतलब जो लोग इन्हें सुनते हैं, इनके बारे में जो भी करते हैं अध्ययन वगैरह, उससे भी क्या करते हैं ये लोग, उनका भी परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखक ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान देता है। अब कोई भी लेखक है तो वो क्या लिखेगा, ऐसा कुछ लिखेगा ना जो पढ़ने वाले को पसंद हो, उसकी रुचि का हो, तो इस पर भी वो ध्यान देते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के संभवतः संकलन व रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इतिहासकार इन सब चीज़ों का भी क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, या फिर वो छोटी से छोटी को बात को भी परखते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा
लेने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इतिहासकार क्या करते हैं, इन सबको क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं ताकि वो इन छोटी से छोटी बात को जानकर किसी भी चीज का इतिहास को वो क्या कर सके, पुनर्निर्माण कर सके या उसको पुनः से ला सके। जैसे कि हम पुरानी सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम उससे जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, इन सब चीज़ों से ही हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महाभारत जैसे विशाल एवं जटिल ग्रंथ के संदर्भ में भी कल्पना की जाती है कि इसका कार्य कितना कठिन होगा, क्योंकि महाभारत जो लिखना वो कोई आसान काम नहीं था। तो इससे क्या प्रतीक होता है कि ये जो काम था ये कितना कठिन होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है भाषा एवं विषय वस्तु। पहला हमने क्या पढ़ा कि इतिहासकार व महाभारत। एक तो महाभारत के बारे में पढ़ा कि महाभारत क्या हुआ, इतिहासकार किस प्रकार इतिहास को जानने के लिए छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। अब कहीं हमारी इस पॉइंट में भाषा और विषय वस्तु भी कहीं ना कहीं महत्व रखती है। तो हम पढ़ते हैं महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में, महाभारत जो वो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। इनमें जो वेद है या फिर इसकी जो प्रशस्तियाँ है वो संस्कृत से कहीं ज़्यादा सरल है। यह भी संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जा सकता है, इसे व्यापक स्तर पर या बड़े पैमाने पर इसे समझा जा सकता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षक व आख्यान तथा उपदेश के अंतर्गत रखे हैं। जो इतिहासकार है इन्होंने इसको कितने भागों में बांटा है, दो, एक आख्यान और एक उपदेश, ठीक है, उपदेशनात्मक। तो आख्यान में क्या होता है, इसमें कहानियों का संग्रह होता है, मतलब इसमें कहानी ही कहानी रहती है। और उपदेश के भाग में क्या होता है, इसमें सामाजिक आचार विचार के मानदंड का चित्रण होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उपदेश में भी आख्यान मिलते हैं, कहानियाँ मिलती हैं, और आख्यानों में भी क्या मिलता है, हमें सामाजिक सबक के बारे में झलक मिलती है। ओके, अभी लेखक व तिथियां, तो ये क्या होता है, तो इसके जो मूल रचयिता है महाभारत के वो किसे माना जाता है, भाटसारथी को माना जाता है, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। ओके, ये क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। ये क्या करते थे, जो भी लड़ाई वड़ाई होती थी तो ये युद्ध स्थल पर जाते थे तथा उनके बारे में, विजय व उपलब्धियों के बारे में ये कविताएं लिखते थे। ओके, उसके बाद है इन रचनाओं का पोषण मौखिक रूप से भी होता था। ये मौखिक रूप से भी ये कहानी क्या थी, प्रचलित थी। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, 5वीं सदी में इस पर अपना अधिकार कर लिया। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल इनके इर्द गिर्द महाभारत की कथाएं घूमती है, मात्र सरदारी के राजतंत्र के रूप में भी उभर रहे हैं। लगभग 200 ईसा से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते हैं। क्या चरण देखते हैं कि वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावित हो रही थी। यह क्या समय था, जिस समय लोग विष्णु देवता को मान रहे थे तथा श्री कृष्ण को भी इस महाकाव्य में महत्वपूर्ण, महाभारत में श्री कृष्ण को भी क्या माना गया है, एक महत्वपूर्ण नायक माना गया है। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति में मिलते जुलते उपदेशनात्मक महाभारत से जुड़े हैं। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ अपने प्रभावी रूप से संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रह गया तथा 1,00,000 श्लोक वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इसे बृहद रचना को रचयिता ऋषि व्यास है। इसके रचयिता कौन माने जाते हैं, इसके रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। और फिर आप बोलोगे कि ये सारथी भट्ट कौन थे, तो ये इसकी कथा के मूल रचयिता थे। क्योंकि महाभारत जो है वो इतने समय तक लिखी गई तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसे वेद व्यास जो है इसके लेखक माने जाते हैं। ओके, अब है सुदृश्य की खोज। सुदृश्य क्या है, महाभारत की अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्ध, वनों, ठीक है, बस्तियां, राजमहलों का अत्यधिक चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्व बीबी लॉल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर नामक एक गांव का अध्ययन किया।
और ये हस्तिनापुर कौन सा है? शायद ऐसा माना गया है कि हस्तिनापुर जो है ये महाभारत में जिसका उल्लेख है वही हस्तिनापुर है। ठीक है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तर के साक्ष्य मिले, जिसमें से पहला और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? दूसरा व तीसरा जो स्तर है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा माना गया है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, क्या कहते हैं? जो दूसरे स्थान पर मिले, जिस समिति क्षेत्र का उद्भव हुआ है वहां से आवास गृहों की कई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें व कच्ची ईंटें अवश्य मिली। यहाँ से कोई बस्तियां वगैरह तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर क्या मिली? दीवारें व कच्ची ईंटों से बने चीजें अलग मिली है मतलब। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज भी इसी बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे से बनी होती है। सरकंडे जो होते हैं लंबे लंबे बांस वगैरह होते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि ये लोग घर बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए सरकंडे का भी प्रयोग करते थे, जिन पर क्या होता था? मिट्टी से पहले तो बांस से बना लेते थे और मिट्टी पर पलस्तर कर देते थे। यह हमें किस पर मिला है? दूसरी बात पर मिला है। और तीसरे स्तर पर हमें क्या मिला है? तीसरे स्तर पर यह मिला है कि तृतीय काल में घर कच्ची ईंटों व कुछ पक्की ईंटों से। हमने अभी पहले दूसरे में क्या पढ़ा कि केवल कच्ची ईंट, लेकिन यहाँ पर पक्की ईंट आ गई है। ओके। इनमें शेषक घट ईंटों के नले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है। कूपों का भी इस्तेमाल किया जाता था। कुओं, मल की निकास और वाले गत्ते दोनों के रूप में किया जाता था। ईंटों का प्रयोग नाली वगैरह में या फिर कुएं वगैरह बनाने में किया जाता था। महाभारत में सबसे जो चुनौतीपूर्ण बात जो है वो क्या है? वो ये है कि द्रौपदी के जो है उसका विवाह 5 पांडवों से हो गया था। वहाँ बहुपति विवाह का उदाहरण है। और यह किसका उदाहरण है? बहुपति प्रथा का उदाहरण है, जो कि महाकाव्य का एक अभिअंग है। ओके। ये जो बहुपति या बहुपत्नी बात होती थी, ये क्या होते थे? इन्हें जो ब्राह्मण होते थे वो इसे क्या करते थे? अमान्य या फिर स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन ऐसा माना गया है कि शायद ये हिमालय के क्षेत्र में ऐसी प्रथा चलती होगी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय क्या होता था? लोगों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया जाता था। ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो एक गतिशील ग्रंथ। अब महाभारत जो है वो क्या एक गतिशील ग्रंथ है? तो हाँ, महाभारत जो है वो एक गतिशील ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये संस्कृत में लिखा गया, लेकिन संस्कृत में करने के बाद ही इसका पाठ समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया है। उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन या फिर इसे कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि महाभारत जो है वो एक गतिशील ग्रंथ। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। हम जो हमारी वीडियो वो यहीं खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।